नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न पिछले वर्षों में बहुत बार पूछे गए हैं और बिल्कुल इसी तरह प्रश्न आगे भी 2024 में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता होता है। तृतीय उपभोक्ता होता है मेढक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, तो हिरण क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है, तो यह यूरो 2 क्या है? एक वायु प्रदूषण से संबंधित है। वायु प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र के जैविक घटक होते हैं। किसी पारितंत्र के जैविक घटक होते हैं, तो पौधे एवं मृदा, यानी पौधे और मिट्टी, पौधे और मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर रहते हैं साफ जल में। ऑप्शन नंबर ए सही है, साफ जल में। अगला प्रश्न है, प्रश्न है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो KCl। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम को रखते हैं। सोडियम यानी Na। ऑप्शन नंबर ए सही है। और सोडियम जो है ना, ये मुलायम होता है, पनीर की तरह मुलायम होता है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम यानी Na को, और ये पनीर की तरह मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते थे बॉक्साइड। अगला प्रश्न है, किस धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? तो फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस? श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखते हैं, श्वेत फास्फोरस को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb। याद रखिएगा, Sb जो है कि उपधातु है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन की संयुक्ता क्या है? क्लोरीन की संयुक्ता क्या है? तो एक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट लोहा से, हेमेटाइट लोहा यानी कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाने वाला मुख्य धातु है। सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाने वाले मुख्य धातु है, तो जिंक और कॉपर। और जिंक और कॉपर यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिंक और कॉपर। अगला प्रश्न है, गेलेना किस धातु का अयस्क है? गेलेना किस धातु का अयस्क है? तो लेड यानी शीशा का अयस्क है गेलेना। गेलेना किस धातु का अयस्क है? लेड यानी शीशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अपने लवणों से लोहा द्वारा विस्थापित हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, तांबा। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को, देखिए अब आगे रुकिए थोड़ा PDF
यहाँ से, हाँ आते हैं यहाँ से आइए। तो अभी आप ये सभी प्रश्न पढ़ चुके हैं कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो लोहा से सल्फर अयस्क के रूप में पाए जाने वाला मुख्य धातु है। तो कॉपर और जिंक। गैलेना किस धातु का अयस्क है, लेड का। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ से प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अपने लवणों से लोहे द्वारा विस्थापित है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तांबा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तब उत्तर पर है सोडियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोडियम यानी Na। अगला प्रश्न है, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में स्थित धातु और अधातु के युग्म को चुने यानी कि कराए कि देखिए सामान्य तापमान जो हर समान रह जाता है, लेकिन वह जो है कि द्रव अवस्था में स्थित रहता है, तो वह हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रोमीन क्या है, द्रव है, लेकिन ये ओ धातु है, पारा भी ब्रोमीन क्या है, पारा भी द्रव्य है। तो सामान्य तापमान पर ये दोनों जो है कि द्रव अवस्था में रहता है। कौन सा, तो ब्रोमीन और पारा यानी कि ये कमरे के तापमान पर क्या होता है, जितना तापमान कमरा का रहता है उसमें ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका पारा धातु है और ये ओ धातु है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, ये तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट अभी तुरंत पढ़े, बताइए किस धातु का अयस्क है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर डी, लोहा का संकेत क्या होता है, Fe। तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, लोहा, Fe। अगला प्रश्न है, विद्युत के सुचालक युग्म को चुने यानी कि विद्युत जो जिसमें सुचालक हो जाता है, विद्युत आर पार यानी चला जाता है, आता जाता है, तो कौन सा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि लोहा और ग्रेफाइट, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसमें तांबा सही है लेकिन ये सल्फर में नहीं होता है। इसमें सोना सही है लेकिन इसमें हीरा में नहीं होता है। इसमें चांदी सही है लेकिन इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ए यानी कि इसमें दोनों सही है। युग्म मतलब जोड़ा, ये दोनों लोहा और ग्रेफाइट सही है। इसमें आपका सल्फर गलत है, इसमें ना होता है, और इसमें हीरा गलत हो जाएगा, और इसमें ये गलत हो जाएगा। चांदी सही है, तांबा सही है, सोना सही है। तो दोनों लेकिन सही होना चाहिए। तो दोनों किसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न देखते हैं, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस यानी कि धातु को वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, एथाइन। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस किसका उपयोग होता है, एथाइन। अगला प्रश्न है, सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के निचली वाली धातुएं हैं। तो ये हो जाएगा आपका अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। रुकिए, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और VVI है। यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए और पूछे जाएंगे, इस साल तो पक्का ही प्रश्न आएगा ही आएगा। क्या है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। तो जल का होता है जल में करा है ना, यहां से हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन का होता है 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु के गुणों में उपयोगी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, हाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ओ धातु है। निम्नलिखित में कौन ओ धातु है, तो बताइए इसमें कौन ओ धातु है। तो ओ धातु है, निम्नलिखित में कौन ओ धातु है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Fe लोहा। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम
1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है, कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो अभी तुरंत जोड़ा लगाने वाला पढ़े थे, जोड़ा लगा में क्या था? ये दोनों था। तो यहाँ क्या पूछा है? ओ धातु। अगर ओ धातु नहीं रहता तो पड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ ओ धातु है तो धातु जानते हैं क्या होता है? ब्रोमीन। कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सबसे अधिक तन्य है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो सबसे तन्य कौन सा है? सोना। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक तार बनाया जाता है, तो सबसे तन्य यानी कि ताना किसका है? सोना का है। तो अगला प्रश्न देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं गैन मेटल। ऑप्शन नंबर सी सही है, गैन मेटल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी आघात वर्धता सबसे अधिक है? आघात वर्धता यानी कि वही तन्य हो ना, तो किसका हो जाएगा इसमें? इसमें तो सोना नहीं दिया गया है, तो चांदी होगा, चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम। ऑप्शन नंबर ए सही है, लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है? तो एक क्वेश्चन पूछ दिया है, एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है, तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है? शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट से, 22 कैरेट से। ऑप्शन नंबर ए सही है। 22 कैरेट, सॉरी 22 कैरेट से बनता है आपका आभूषण, लेकिन शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। 22 कैरेट का क्या होता है? आभूषण बनता है, उसमें कुछ मिलावट किया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना जो है ना मुलायम होता है, तो मुलायम होगा तो उसका तो जेवर गहना बनेगा नहीं, उसमें तो कुछ कठोरतापन होना चाहिए। तो 22 कैरेट होता है, यानी कि 2 कैरेट से दो से कुछ अलग से मिला दिया जाता है। तो शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, यानी कि शुद्ध सोना जो होता है किसका? 24 कैरेट का जो सोना है वह एकदम बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही कथन को चुने, तो सही कथन को चुने, तो इसमें सही कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही शुरू में। धातुएं प्रायः ठोस, गैस या ठोस होती है। धातुएं क्या होती है? प्रायः गैस या ठोस होती है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन धातु है, ऑक्सीजन भी धातु है, तो ऑक्सीजन गैस है और ठोस भी हो सकता है धातु। धातु तो जैसे लोहा हो गया, ठोस है। चलिए, तो समझ गए होंगे कि वो धातुएं प्राय क्या होती है? गैस हो सकती है या तो ठोस हो सकती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो अम्लराज में जो घुल जाता है पूरा एकदम, तो वो है सोना आपका। AU सोना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरा निम्नलिखित में किसका अपरूप है? हीरा निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? तो हीरा जो है कि कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बन का अपरूप है हीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया एनोडीकरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रश्न कर रहा है, जब भी हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है आंख में? कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर, किस पे बनता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत विद्यार्थी में से आप सभी जानते होंगे कि उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
आंख में रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न देखिए, जब आंख बहुत दूर की वस्तु पर फोकस की जाती तो सिलियरी मांसपेशियां क्या करता है? सबसे कम तनाव में रहती है, थोड़ा तनाव में रहती है, सबसे अधिक तनाव में रहती है, या तनाव में नहीं रहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जब आंख बहुत दूर की वस्तु पर फोकस की जाती है तो सिलियरी मांसपेशियां सबसे कम तनाव में रहती हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी को बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निकट दृश्य वाली आंख किन वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? यानी प्रश्न कर रहा है कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, उसको कह दिया डॉक्टर ने इसको निकट दृष्टि दोष है, तो वह किन वस्तु को साफ साफ देख सकता है? तो वह नजदीक की ही वस्तु को साफ साफ देख सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, निकट इस वस्तु को साफ साफ देख सकता है, निकट इस वस्तु को ही साफ साफ देख सकता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है इस आपका ये कि मायोपिया वही है जो है, तो मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, हाइपरमेट्रोपिया वही है जो है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है दीर्घ दृष्टि दोष में आता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है? नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः, समान नेत्र के लिए यानी कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः, तो सबसे पहले दोस्तों पूछा है निकट। निकट तो आप सभी जानते हैं कि निकटतम बिंदु कितना होता है 25 सीएम, कितना होता है 25 सीएम होता है, और दूर बिंदु यानी कि अधिकतम कितना होता है अनंत होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले हमको निकटतम पूछा है, तो पहले यहाँ पे हमारा निकटतम 25 सीएम है, फिर बाद में पूछा है दूर बिंदु, तो दूर बिंदु कितना होता है अनंत तक, यानी कि हम लोग निकटतम सबसे कम 25 सीएम की दूरी को साफ साफ देख सकते हैं, और अधिकतम पूछा जाए तो अनंत बहुत दूर तक हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पहले पूछा गया निकटतम, तो निकटतम यहाँ पहले दिया गया 25 सीएम, और दूर बिंदु दिया है लास्ट में, तो लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है नेत्र के किस दोष को हटाने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है? नेत्र के किस दोष को हटाने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, यानी बी दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष को हटाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओ बिंदुकता दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति दो फोकसीय लेंस का प्रयोग करता है तो वह प्रीत है। कोई व्यक्ति दो फोकसीय लेंस का प्रयोग करता है तो वह प्रीत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष दोनों दोष से वह ग्रस्त है, प्रीत है, जो कि वह दो फोकसीय लेंस का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका अगला नंबर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है, क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए व्यवहार किया जाता है, यानी बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए व्यवहार में लिया जाता है या किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गो बिल्कुल सही। सूक्ष्मदर्शी का, बहुत छोटी छोटी वस्तु को देखने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का। अगला प्रश्न है आपका कि बहुत दूर की वस्तु का विवरण देखने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी को बिल्कुल सही है। दूरबीन का, बहुत दूर की वस्तु का विवरण देखने के लिए व्यवहार किया जाता है
दूरबीन का, और छोटी सी छोटी वस्तु को देखने के लिए व्यवहार किया जाता है किसका? सूक्ष्मदर्शी का। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए था, दूरबीन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, वस्तु की ओर वाला लेंस कहलाता है, तो क्या कहलाता है? अभिदृश्यांक कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया? बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका केंद्र पर सूर्य है? निम्नलिखित में किसके केंद्र पर सूर्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, बिल्कुल सही है, यानी सी नंबर, सौर मंडल के, सौर मंडल के। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? तो बुध सबसे अधिक गर्म है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है तो बृहस्पति, बृहस्पति को सबसे ज्यादा उपग्रह है, और पृथ्वी को एक ही ग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह है, सॉरी ग्रह है, तो शुक्र और बुध। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह है, कौन कौन से? शुक्र और बुध, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तारामंडल नहीं है? निम्नलिखित में कौन तारामंडल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, बिल्कुल सही है, ध्रुव तारा। प्रश्न 18 नंबर, निम्नलिखित में किस में नाभिकीय संलयन नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका श्वेत विमान। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के मेटल में क्या क्या है? पृथ्वी के मेटल में क्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, लोहे के और मैग्नीशियम के सिलिकेट, लोहे के और मैग्नीशियम के सिलिकेट है। अगला प्रश्न है आपका कि ओरियन क्या है? ओरियन क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो, बिल्कुल सही है, तारामंडल है। दूध मेखला क्या है? दूध मेखला क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, आकाश गंगा है। दूध मेखला क्या है? आकाश गंगा है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष लगभग होता है, एक प्रकाश वर्ष लगभग होता है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष लगभग कितना होता है? 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका पारसेक मात्रक है, पारसेक मात्रक है किसका मात्रक है? तो पारसेक मात्रक है दूरी का। अगला प्रश्न है कि खगोलीय शास्त्री हमारे विश्व के जन्म का समय निर्धारित करते हैं, खगोल शास्त्री हमारे विश्व के जन्म का समय लगभग निर्धारित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 गुना 10 पे पावर 9 वर्ष, 15 गुना 10 पे पावर 9 वर्ष। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम आधारित है, परमाणु बम आधारित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन पर परमाणु बम आधारित है। सूर्य बना हुआ है मुख्यतः, सूर्य बना हुआ है मुख्यतः किससे? हाइड्रोजन एवं हीलियम दोनों से। सूर्य किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन एवं हीलियम दोनों से सूर्य बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न है आपका मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनती है? तो दोस्तों यह प्रश्न पहले भी हो चुका है आपका कि मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनती है? तो रेटिना पर बनती है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है, तो सिलियरी पेशियां, सिलियरी मांसपेशियां होता है। मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है सिलियरी मांसपेशियां। अगला प्रश्न है आपका आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शक पदार्थ को कहते हैं? आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी पदार्थ को कहते हैं,
तो कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है, यानी हमारे आंख पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। सामान्य आंख के रेटिना दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है कहा जाता है। नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है उसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का हो जाएगा समक्षमता। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना पर शंकु रूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं तो प्रकाश के वर्ण की दिखते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है तो अवतल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष को होता है, उसका चश्मा क्या होता है? अवतल लेंस होता है। पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं शुरू में। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। जिसे दूर दृष्टि दोष है उसे दूर दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। अगला प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मे में प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो आप सभी जानते हैं कि 25 cm होती है। अगला प्रश्न देखिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया जाने वाला लेंस होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दुफोकसीय लेंस। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दुफोकसीय लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यह प्रश्न था, बहुत अच्छे प्रश्न है। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। प्रश्न है कि आपका उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। अगला प्रश्न है आपका कि किसी वस्तु बीम का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक और सीधा बनता है। काल्पनिक और सीधा बनता है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है वह है। जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है वह है दर्पण। वह क्या हो जाएगा? दर्पण। जो भी चिकनाहट वस्तु जो प्रकाश का परावर्तन करते उसे क्या कहते हैं? दर्पण। अगला प्रश्न देखिए,
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं छोटा होता है। प्रश्न 11 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इसका सूत्र होता है कि R बराबर, यानी कि R बराबर त्रिज्या बराबर होता है 2f। f मतलब फोकस दूरी, तो 2 रह जाएगा, तो फोकस दूरी कितना दिया हुआ है गुना 12 हो जाएगा, तो 12 गुना कितना हो जाएगा 24, तो 24 cm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप यहां से भी समझ सकते हैं। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, 12 दूना 24। तो अगला प्रश्न देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है, उसकी फोकस दूरी होगी, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, आधी होती है, यानी कि क्या हो जाएगा हुआ 20 cm हो जाएगा। तो देखिए f बराबर होता आपका r/2, f बराबर r/2, तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है आपको 40, तो 40/2, तो 2 से भाग लग जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था, 20 cm। अगला प्रश्न देखिए, 10 cm फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर एक व्यक्ति बीम रखने पर प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका, एक गोलीय दर्पण से 5 cm की दूरी पर रखी एक वस्तु बीम का प्रतिबिंब दर्पण में 30 cm की दूरी पर उसी ओर बनाता है जिस ओर वस्तु बीम है, तो आवर्धन है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, आपका आवर्धन बराबर सूत्र होता है, यानी m बराबर सूत्र होता है -v/u, तो v/u कितना आपका -5, तो माइनस कट जाएगा, 56, यानी कि यहाँ पे दिया गया आपको कि m बराबर v/u, तो आप 30u/v का फॉर्मूला बैठा करके आराम से निकाल सकते हैं, -6 आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है, अवसारी है, अवतल दर्पण क्या है, अवसारी दर्पण है। अगला प्रश्न देखिए, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण में। तो दोस्तों यह आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल आप लोग को विज्ञान से ही प्रश्न को इसी तरह से वीवीआई प्रश्न लाएंगे, जो कि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।